हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति और वेलकम है आपका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर ज्योति टाक। इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में सारे टॉपिक्स बता रही हूँ, जिसमें मैंने अभी तक डिमांड के टॉपिक्स अपलोड किए हैं और आज हमने लिया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो कि इकोनॉमिक्स में बीए एमए में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और यहाँ तक कि एनटीए यूजीसी की नेट में भी ये टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो देखते हैं हम जल्दी से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना हो मुझसे तो आप इस नंबर पर 9610829829 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, बीए एमए और यूजीसी नेट का। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। इसमें हमने लिया है, इसमें मैंने पहले डेफिनेशन दी है, वो देखते हैं क्या है। इट रेफर्स टू द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। ये एक इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को बताता है। When output is increased by varying the quantity of one input। इसमें क्या होता है, एक इनपुट को हम वेरी करते हैं, यानी कि वेरिएबल होता है। When the quantity of one factor is varied, वन फैक्टर की वेरीड करती है, कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर फिक्स्ड। जैसे कि मान लीजिए हमने लिए हैं लैंड और लेबर, हम इसमें लैंड को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। हमने लैंड को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे कि लैंड। और वैसे भी ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन फंक्शन है, तो शॉर्ट रन में हम लैंड की सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा वेरिएबल हमने लेबर लिया है, तो लेबर की हम क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें लैंड को फिक्स्ड रख लिया और लेबर को वेरिएबल फैक्टर माना है, जो कि वेरी करता रहेगा। और इस प्रोपोर्शन से जो प्रोडक्शन होता है, तो ये सब जो चीज़ होती है वो कहलाएगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सो नेक्स्ट, इसका न्यू नेम अभी क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस दी है मैंने यहाँ पे, दो डेफिनेशंस दी है, बेनहम और पॉल सैमुअल्सन की। तो आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर in a combination of factors is increased after a point, first the marginal and then the average product of that factor will diminishing। और पॉल सैमुअल्सन की क्या है, an increase in some inputs relative to other fixed inputs will in a given state of technology cause output to increase, but after a point the extra output resulting from the same addition of extra inputs will become less। मैं आपको इसका हिंदी में भी बता देती हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इजी रहेगा, वो चाहे तो नोट डाउन कर ले। इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, बेनहम की डेफिनेशन में पहले आपको हिंदी में बता देती हूँ। जब किसी साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात बढ़ाया जाता है तो एक निश्चित सीमा के पश्चात पहले उस साधन का सीमांत उत्पादन और फिर औसत उत्पादन घट जाएगा। पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन हिंदी में होगी, स्थिर साधनों की तुलना में कुछ साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु एक इन बिंदु के बाद साधनों की समान वृद्धियों से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं। वैसे सारा कंटेंट इंग्लिश में है और मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए सही है। सो नेक्स्ट वी हैव एजम्पशंस। एजम्पशंस यानी कि मान्यताएं। हम मान्यताएं कभी भी, कोई भी इसमें चलता है, फंक्शंस है, कोई भी मॉडल आता है, कुछ भी है, तो उसमें एजम्पशंस जरूर होती है। और यूजीसी नेट में आपके मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो आप ये याद रखिए कि आपको हमेशा एजम्पशंस तो बहुत ही अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहली क्या है, अ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी गिवन एंड अनचेंज्ड। जो टेक्नोलॉजी है वह दी हुई है, जो कि कभी बदल नहीं सकती, समान रहती है। बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी में
कोई भी सुधार हो जाएगा, इट मीन्स पहले से अगर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाए या कहीं अनचेंज हो जाती है, वो पहले से श्रेष्ठ हो रही है, तो क्या किया जाएगा, परिवर्तनशील साधन के सीमांत और औसत उत्पादन घटने के स्थान पर बढ़ने लगेंगे। अगर हमारी इंप्रूव कर लेंगे टेक्नोलॉजी, तो फिर इसमें क्या होगा कि ये तो जो हमारे सीमांत और औसत उत्पादन है वो क्या होगा, घटने के स्थान पर बढ़ने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को एज्यूम क्या करते हैं कि गिवन और अनचेंज्ड है। फिर इसमें देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज बी फिक्स्ड। फिर इसमें दूसरा आता है कि कुछ साधन ऐसे हो सकते हैं जिनकी मात्रा को हमेशा स्थिर रखा जाए, फिक्स रखा जाए। इसमें मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसमें कह सकते हैं कि क्योंकि इस प्रकार हम साधनों के अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं तथा उनका उत्पादन पर प्रभाव जान सकते हैं। यदि सभी साधनों को उत्पादन में घटाया बढ़ाया जाता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो हम यही मान के चलते हैं कि जब हम ज़्यादा ही इंक्रीज और डिक्रीज करने लग जाएंगे तो कोई भी प्रभाव हमें पता नहीं चलेगा कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स। कुछ इनपुट्स को हम क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। द लॉ इज बेस्ड अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग द प्रोपोर्शन इन विच द वेरियस फैक्टर्स कैन बी कॉम्बाइंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। फिर थर्ड इसमें क्या है कि थर्ड इसकी एजम्पशन ये है कि एक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों के अनुपातों में परिवर्तन करना संभव है। यह नियम उन पदार्थों की दशाओं में लागू नहीं होता जिनका उत्पादन करने के लिए साधनों के निश्चित अनुपात का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जब किसी पदार्थ के उत्पादन के लिए साधनों के एक बिल्कुल निश्चित अनुपात का प्रयोग किया जाता है तो एक साधन में वृद्धि करने से अन्य साधनों में आनुपातिक वृद्धि किए बिना उत्पादन मात्रा नहीं बढ़ेगी, अर्थात साधन का सीमांत उत्पादन शून्य होगा। तो इसमें यही है फ्रेंड्स, याद रखने वाली इतनी बात है इसमें कि बेस्ड अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग द प्रोपोर्शन इन विच द वेरियस फैक्टर्स कैन बी कॉम्बाइंड। वेरियस फैक्टर उसका एक सही कॉम्बिनेशन लेना जरूरी है कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने अभी आपको जैसे लैंड और लेबर का एग्जाम्पल लिया था, वही इसमें हम लैंड को क्या करेंगे, कांस्टेंट फिक्स्ड मानकर चलेंगे और लेबर हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है और ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। फिर इसमें टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है, जो हमने टोटल प्रोडक्ट ये हमारा गिवन होगा, इसी से हम एमपी और एपी को निकालेंगे। एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। क्यू मीन्स चेंज इन प्रोडक्शन आउटपुट और एल मीन्स चेंज इन लेबर। इट मीन्स 14 माइनस 6 इक्वल 8 और चेंज इन लेबर क्या है 1, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। इसी तरह चेंज इन आउटपुट 10, चेंज इन लेबर 1, इट मीन्स 10। इसी तरह से हम यहाँ पर एमपी निकालते जाएंगे और एमपी आप देखेंगे कि कम होती जा रही है और उसके बाद 0 होगी और 0 के बाद वो नेगेटिव में जाएगी, जो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एपी कैसे निकालते हैं, क्यू अपॉन एल, आउटपुट अपॉन लेबर। आउटपुट क्या है हमारा 6 और लेबर क्या है 1, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल 6। और फिर नेक्स्ट निकालेंगे क्या है, आउटपुट हमारा 14 डिवाइडेड बाय लेबर, 14 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 7, 24 डिवाइडेड बाय 3 इट मीन्स 8। इसी तरह से हमारा एपी निकलता जाएगा। ये यहाँ तक हमारी होती है स्टेज 1, ये है हमारी स्टेज 2 और ये है हमारी स्टेज 3। तो आप देखते जाएंगे कि आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट होगा और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है। और एमपी हमारा इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, 0 होगा और उसके बाद नेगेटिव में चला जाएगा। और हमारा एवरेज प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा,
फिर डिक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मैंने यहाँ पे एक अच्छे से डायग्राम बनाया है और इसको यहाँ पे एनालाइज भी किया है। इसमें आप देखेंगे मैंने ये एक कर्व बनाया है जो कि है टोटल प्रोडक्ट, और यहाँ पे नीचे मैंने बनाया है मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये है एवरेज प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेज ये है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज। इसमें देखेंगे टीपी पहले क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है यहाँ पर। ओके, उसके बाद ये कांस्टेंट होगा और फिर डिक्रीजिंग रेट से हमारा जो प्रोडक्शन क्या है, कम होने लग जाएगा। और इस स्टेज में आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिनल क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू होगा। फिर यहाँ पे जहाँ तक सेकंड स्टेज है वो क्या होगा, यहाँ पे 0, देन उसके बाद वो नेगेटिव में चला जाएगा। एपी, जहाँ पे एपी और एमपी कट करेंगे वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट होता है। आप जब भी डायग्राम बनाएं ये चीज याद रखें कि जो एमपी कट करेगा एपी को, तो एपी का वहां पर मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए, और वहीं से स्टेज सेकंड स्टार्ट होती है। और स्टेज सेकंड खत्म कहाँ पे होगी, एमपी जहाँ पे 0 होगी, इट मीन्स 0 होगी। उसके बाद ही थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेज में एपी डिक्रीज हो रहा है और एमपी नेगेटिव में होगा। ऑलवेज रिमेंबर, एमपी नेगेटिव में होगा थर्ड स्टेज में। सेकंड स्टेज में जहां से स्टार्ट हो रही है एपी का मैक्सिमम होगा, वो स्टेज सेकंड है, और एमपी जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एनालाइज किया है, देखिए टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू अ पॉइंट एफ। ये यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से क्या है, इंक्रीज हो रहा है। द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये क्या है, कर्व क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव कर्व का मीन्स क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट। ओके, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज राइजिंग। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पे राइज कर रहा है। मैंने वैसे आपको सारा समझा दिया है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं। सेकंड स्टेज क्या होगी, द टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट, अब यहाँ पे तो क्या था, इंक्रीजिंग रेट, और यहाँ पे क्या हो रही है, डिमिनिशिंग। अब क्या है, रेट कम होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे एमपी और एपी दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। इट्स मैक्सिमम पॉइंट एच तक ये क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पे अभी तक क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। वेयर द सेकेंड स्टेज एंड इन दिस स्टेज बोथ द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दोनों ही डिमिनिशिंग होंगे, बट रिमेन पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेंगे, मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव कब होगा, थर्ड स्टेज में। एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज, दैट इज एट पॉइंट एम, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज 0। मार्जिन ये जब एंड होगी तो क्या होगा, मैंने जैसा कि अभी पहले बताया था, ये एमपी यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड स्टेज एंड हो जाएगी और यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है मैक्सिमम होगा। यहाँ तक सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में, इन स्टेज थर्ड, विद द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर द टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन। इसमें क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर जो है उसमें टोटल वेरिएबल फैक्टर्स और लगाने से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर द टोटल प्रोडक्ट कर्व टीपी स्लोप्स डाउनवर्ड। फिर क्या है, इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एमपी नेगेटिव हो जाएगा और एपी भी डिमिनिश हो रहा है, और ये जो है ये एक्स एक्स के नीचे चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होने लग जाएगी और हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड जो ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैं आपको इसके साथ ही समझा रही हूँ कि एक्चुअल ऑपरेशन किस स्टेज में होगा। इट मीन्स जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो कौन सी स्टेज में अपना प्रोडक्शन करना चाहेंगे। तो मैं आपको इसमें इजी वे में बता देती हूँ सारा कुछ। इसमें क्या होता है, एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा
किस स्टेज को चूज करेगा? सेकंड स्टेज को, वो फर्स्ट को चूज नहीं करेगा। बिकॉज क्या है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव, ये नेगेटिव में आ जाएगा। A producer producing a stage 1 means that is he will not be making the best use of fixed factor. फर्स्ट स्टेज में जब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इस मीन्स क्या होगा, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, चाहे इंक्रीजिंग रेट है पर प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो क्या होगा, इस स्टेज में नहीं रुकेगा, बिकॉज उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी तक उसके जो भी फैक्टर्स हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, इसलिए वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता ही जाएगा, उसके फैक्टर्स को और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन को स्टार्ट रखेगा। बट विल एक्सपेंड फर्दर इवन इफ द फिक्स्ड फैक्टर इज फ्री, अ रैशनल एंटरप्रेन्योर विल स्टॉप ओनली एट द एंड ऑफ स्टेज 1, वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। वेयर द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज मैक्सिमम, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसका मैक्सिमम एपी ना हो जाए। सेकंड स्टेज में क्या है, उसकी जो डिक्रीजिंग रेट आ गई है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो यहाँ तक जब तक कि उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं हो जाता वो नहीं रुकेगा, वो यहाँ पे आके रुकेगा। फिर नेक्स्ट वो क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ही एमपी जब नेगेटिव हो जाएगी तो एक प्रोड्यूसर कभी भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, और एपी भी उसकी डिमिनिश हो रही है इसलिए नहीं करेगा वो। और इस स्टेज को क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक एब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉनसेंस कहा जाता है, कि कोई भी अगर प्रोड्यूसर इस स्टेज में प्रोडक्शन करता है तो वो बहुत ही उसकी बेवकूफ़ी है, बिकॉज उसकी एमपी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव हो चुकी है, तो वो थर्ड स्टेज में अपना प्रोडक्शन नहीं करेगा। स्टेज सेकंड में इसलिए कर रहा है क्योंकि डिक्रीजिंग रेट के साथ उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम है और एमपी क्या है, 0 पर है। तो बेस्ट डिसीजन प्रोड्यूसर का यही रहेगा कि वो स्टेज सेकंड के अंदर अपना प्रोडक्शन करता रहे। ये है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और ये इसका एनालिसिस मैंने यहाँ पे दे दिया है।